जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक बार फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम खान सर की 11,000 प्लस क्वेश्चंस वाली रेलवे की जो बुक है उससे संबंधित जो फिजिक्स का चैप्टर 8 है ध्वनि, इसके क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये जो बुक है साइंस की बहुत महत्वपूर्ण है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। इसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रखे हैं और चैप्टर वाइज में ही जितने भी पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे रखे हैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो फ्रेंड्स, यदि आपको भी एनटीपीसी और ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो ये बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। और यदि आपको हमारा वीडियोज़ पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ध्वनि कहाँ पर गमन नहीं कर सकती? तो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार से सभी प्रश्न के नीचे ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे हैं। कौन सी असत्य ध्वनि तरंगे है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? घनत्व ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रबल के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? आवर्तकाल। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तीव्रता कहा जाता है। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था होनी चाहिए। कौन सी अवस्था होनी चाहिए? ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था होना चाहिए। यानी ध्वनि के संचरण के लिए ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। तो इस वजह से इनमें से सभी आएगा। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। कौन सी है जो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो हर्ट्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ध्वनिक सुरक्षा। ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। यह कथन एकदम सही है। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। हवा और दबाव के कारण। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई कौन सी है? हर्ट्ज। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? 0 डेसिबल।
अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा, यानी 20 किलो का मतलब होता है 1000, यानी 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। मनुष्यों की सुनने की क्षमता। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? यानी कितने डेसिबल का स्तर मनुष्य सहन कर सकता है? तो 80 डेसिबल का स्तर सहन कर सकता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? यानी श्रवणीय की यानी सुनने के लिए जो रेंज निर्धारित है मनुष्य की, उससे नीचे की आवृत्तियों की जो ध्वनि तरंगे होती है उन्हें क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। और जो सुनने की आवृत्तियों की जो रेंज है उससे जो अधिक आवृत्ति की जो रेंज होती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। किसी आवृत्ति मनुष्यों के लिए आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। ये जो बी नंबर की है, ये 22,000 हर्ट्ज मनुष्यों के श्रव्य के योग्य नहीं है, क्योंकि ये बाकी जो सब हैं 18,000, 100 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियां हैं। इस कारण इन्हें सुना जा सकता है, और ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, इसके वजह से इसको नहीं सुना जा सकता। अब श्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? इंफ्रासोनिक की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 20 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? 17,000 हर्ट्ज। तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। कौन सी तरंगे? तो ये पराश्रव्य तरंगे होती है जो चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? तो ये होती है 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। इसमें 16 हर्ट्ज दे रखा है, लेकिन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर ये आएगा। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से भी अधिक होती है, यानी किससे अधिक होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति रूप किसके रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक। यानी हवा की जो गति होती है उससे भी अधिक गति को सुपरसोनिक कहते हैं। सॉरी, हवा में ध्वनि की गति, उससे अधिक गति को सुपरसोनिक कहते हैं। ध्वनि तरंगों साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका ये कथन सही नहीं है। जबकि ध्वनि तरंगों के बारे में ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से यात्रा कर सकती है, ये भी सही है। ये मैकेनिकल तरंगे हैं, यानी यांत्रिक तरंगे हैं, ये भी सही है। ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगी होती है वो लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब कोई आवाज़ देता है या फिर कोई स्पीकर चलता है तो उसकी आवाज़ एक सीमित एरिया तक ही जाती है, ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकती। इस कारण यह कथन भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही नहीं है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें संचरण करने के लिए यानी कि गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? तो 513 मीटर इसका आंसर है। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड। यदि
दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है और इसकी तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसे 2 सेकंड का समय लगेगा। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति कितनी है? इसका आंसर आ जाएगा 1800 मीटर प्रति सेकंड। यदि प्रसारण केंद्र 71 गुणा 104 की हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 गुणा 108 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है, तो तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या आएगा? 422.5 मीटर। एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकंड है। इसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है 331 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। यह कथन सत्य है। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है माध्यम की प्रकृति। समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है, कितनी होती है? 1531 मीटर प्रति सेकंड। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगूंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1200 मीटर प्रति सेकंड है। समुद्र की गहराई क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? पराध्वनिक। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? इसका केवल कथन भी सत्य है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड है। हम किसी भी माध्यम में जैसे कि हम बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। इसी कारण गर्मियों में ध्वनि की चाल अधिक होती है और सर्दियों में तापमान कम होने की वजह से ध्वनि की चाल कम होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य हैं? तो कथन है जल समुद्री में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है और हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका जो कथन है केवल ए सत्य है, क्योंकि हवा में ध्वनि की चाल 330 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका आंसर आ जाएगा केवल कथन ए सत्य है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये कथन तो सत्य है। जल आसुत में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये कथन भी सत्य है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सत्य हैं। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर प्रति सेकंड है।
निकिल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकंड है। तो इसका कथन जो कि बी है यह सत्य है। निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? और ध्वनि का वेग होता है वो एल्यूमिनियम में सर्वाधिक होता है इन सभी में से 25 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है? स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकंड होती है, कथन सत्य है। निम्नलिखित निकिल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकंड है, तो ये कथन भी सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होती है, क्या अधिकतम होती है? एल्यूमिनियम में। एक निश्चित दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति एल्यूमिनियम में अधिकतम होती है। में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किसमें? स्टील में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है इन सभी में से, क्योंकि ये पानी लिक्विड है और केरोसिन तेल ये भी लिक्विड है और वायु गैस है, और ये स्टील ठोस है। इस कारण ठोसों में तो ध्वनि की चाल अधिक होती है, इस वजह से इसका आंसर स्टील आएगा। क्योंकि ठोसों में चाल अधिक होती है, उससे कम लिक्विड में होती है और उससे कम गैसों में होती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शन नंबर डी, लोहा। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर पानी और वायु, ये पानी लिक्विड है, वायु एयर है, गैस है, और कांच और लोहे की तुलना में लोहा अधिक सॉलिड है यानी अधिक ठोस है, इस वजह से इसमें ठोस में अधिक तेजी से गति करती है ध्वनि। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या गलत हैं? तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है, और कथन दूसरा है इथेनॉल में ध्वनि की गति 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सत्य है, और इथेनॉल में ध्वनि की गति 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होती है। तो कथन केवल ए ही सही है। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? जल, इस्पात, वायु और कांच। तो इसका आंसर आ जाएगा वायु, क्योंकि ये सभी लिक्विड और ठोस हैं, जबकि ये गैस है। इस वजह से गैसों में सब कम होती है स्पीड ध्वनि की। ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है, किसमें अधिकतम होता है? ठोसों में अधिकतम होता है। निर्वात में तो हो ही नहीं सकता, गैसों में सबसे कम होता है, और गैसों से अधिक तरल में होता है, तरल से अधिक ठोस में होता है। गैसों का प्रसार यानी गैसों की गति भी ठोसों में अधिकतम होती है। 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य हैं, या सत्य या गलत हैं? तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है, कथन सत्य है। अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सत्य हैं। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। किसके गुणों पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थायी गुणों पर भी निर्भर करती है, ताप पर भी निर्भर करती है, और दाब पर भी निर्भर करती है। तो ये सभी सत्य हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज यानी 4000 हर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेगी। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? तो ध्वनि तरंग की चाल आ जाएगी, वो आ जाएगी 200 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तरंग द्वारा एक
सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो तरंग वेग इसका आंसर है। तरंग दैर्ध्य सॉरी तरंग वेग किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टोन, स्वर या तान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? उसका आयाम। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है? ध्वनि का संवेदन। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल कहलाता है संपीड़न। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर कम से कम होना चाहिए। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है? 519 मीटर। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो होता है, क्या होता है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? फाइबर बोर्ड द्वारा। लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, परावर्तन के कारण। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? 0.1 सेकंड तक। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या होगी? 692 मीटर। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति होती है? तो इसे कहते हैं प्रतिध्वनि। एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, तो इसको कहते हैं संस्वर द्विभुज, ट्यूनिंग फॉर्क। एक ध्वनि अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, इसको कहते हैं संस्वरण द्विभुज, ट्यूनिक फॉर्क। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी होना चाहिए? 17.2 मीटर। इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट से। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से किस सोनार की मदद से मापा जा सकता है? पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापा जा सकता है। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? रेडियो डिटेक्शन एंड
रेजिंग से संबंधित, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है रडार। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा, गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आएगा सोनार। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है। के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। वायु दाब में परिवर्तन नहीं होता है। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है, कितनी होती है? ध्वनि की चाल के बराबर होती है एक सुपरसोनिक की। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पानी के अंदर की गहराई, चट्टानें, कोई प्रतिरोध इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। जब ध्वनि तरंगें वायु से पानी की ओर गमन करती है तब निम्नलिखित किस परिमाण में परिवर्तित नहीं होता? किसके परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं की में त्रुटि जानने के लिए किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। आपको 4 बांसुरियां दी गई है जिनकी लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। इसमें से कौन सी बांसुरी से ध्वनि की सबसे उच्च आवृत्ति प्राप्त होगी? तो 10 सेंटीमीटर वाले से उच्च आवृत्ति प्राप्त होगी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। कितना बढ़ जाता है? 61 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ जाता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। पानी में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल से 4 गुना है। जब एन आवृत्ति तथा लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य की एक ध्वनि तरंग वायु से पानी में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य क्रमशः हो जाएगी एन और 4 लैम्ब्डा। किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है 17 मीटर कम से कम। जब ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर होती है न्यूनतम। बीट्स वी स्पंदन का उत्पन्न होना प्रोडक्शन किस घटना का परिणाम है? सुपर पोजिशन का। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, क्योंकि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जब मेक संख्या 1 हो तो ध्वनि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ध्वनिक। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि होती है, यह अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मकता
विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा मच्छर की भिनभिनाहट। जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन अपवर्तित रहता है? तो आंसर आ जाएगा इसका आवृत्ति। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण होता है। परावर्तन में जो ध्वनि तरंगे होती है वो लौटकर वापस आती है, इस कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि वो होती है जब हमें कोई चीज़ एक बार बोलते हैं तो डबल डबल बार सुनाई देती है, तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, किसमें होता है? डेसिबल में होता है ध्वनि के शोरगुल का मापन। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है, यानी कौन से माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ठोस धातुओं में अधिक होगा। इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि में उपस्थित अधिस्वर से। ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? 1100 फीट पर सेकंड। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर लौट जाती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? ऊर्जा लेकर जाती है। डेसिबल में मापने में 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से गुणा अधिक उच्च होती है। कितने गुणा उच्च होती है? तो ये 10 गुना उच्च होती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, 95 डेसिबल। एक स्वरित्र यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड से है तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य है 1.29 मीटर। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती है, क्या कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड। कहीं पर 331 दे रखा है, कहीं पर 330 दे रखा है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती है, सुनाई पड़ती है। इसको कहते हैं डॉपलर का प्रभाव। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण क्या है? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट। कॉस्टिंग डालने की प्रक्रिया में आंतरिक दोष ढूंढ निकाले जा सकते हैं अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा।
तो ये थे फ्रेंड्स 130 क्वेश्चंस जो कि ध्वनि से संबंधित थे और पिछले वर्ष के क्वेश्चंस में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये प्रश्न समझ में आए हो, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें यदि आपको वीडियोस में कोई कमी लगती है। और यदि अभी आप तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आंसर के इस बुक के क्वेश्चन हम आगे भी लेकर आएंगे। थैंक यू।